गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पालमपुर विलेज में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी है और कैसे वो एक डेवलप गांव में उनकी काउंटिंग होती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का वो अगला पार्ट है। इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए हमें कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन का जो एम है, जो हमारा प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम वो चीज़ें या वो सुविधाएं प्रोड्यूस करें जिसकी हमें क्या है ज़रूरत है, जिसको हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर 4 ऐसी रिक्वायरमेंट हैं, 4 ऐसी ज़रूरतें हैं जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, किसका, सामान और सर्विस का। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। जो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड यानी ज़मीन, एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। और दूसरी जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है। मान लो हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, चाहे हमारे अनाज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या किसी और सामान को बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे हम उस पर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, चाहे हम उस पर कोई शॉप खोल रहे हैं, चाहे हम उस पर कोई क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो है मेन, वो है हमारा नेचुरल रिसोर्स वाटर। विदाउट वाटर वी कांट डू एनीथिंग। ना तो हम क्रॉप्स को उगा सकते हैं, ना ही हम फैक्ट्री को रन कर सकते हैं। तो पानी है वो हमारी दूसरी इसकी बेसिक नीड है। इसी तरह फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए लगा लो, मिनरल्स हो गए। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। जो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो है लेबर की, श्रम के, काम के। ठीक है, तो पीपल हु विल डू द वर्क। जो लेबर क्या होते हैं, जो काम लोग करते हैं। ठीक है, कि कौन से लोग इस काम को करेंगे। प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं जिसको करने के लिए हमें अच्छे पढ़े लिखे यानी एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उस काम को अच्छे से पूरा कर सके। दूसरी और भी ऐसी एक्टिविटी है जो केवल हाथ से की जाती है। ठीक है, कुछ काम तो ऐसा होता है मशीन के लिए होता है, कुछ कंप्यूटर से होता है। तो अगर मान लो कोई भी काम कंप्यूटर से होगा तो उसके लिए हमें कैसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेटेड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो हमें मैनुअल हाथ का काम करवाना है, अपनी क्रॉप्स की कटाई करवानी है या कोई भी सामान की पैकेजिंग करवानी है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड पर्सन की ही ज़रूरत पड़े। हम कोई भी आदमी उस काम को कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो कुछ काम हाथों से होता है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। क्योंकि हर वर्कर्स को ज़रूरी होता है कि प्रोडक्शन के लिए काम करना। ठीक है, उसको लेबर फोर्स देना, श्रम देना। ठीक है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कौन सी है, फिजिकल कैपिटल। ये वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायरमेंट एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ये क्या होता है कि इसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जो हम प्रोडक्शन के दौरान क्या करते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फिजिकल का मतलब एक बार हमें जो चीज़ खरीद ली तो उसका हम कुछ सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आप कोई भी टूल्स हो गया, चाहे फसल की आप कटाई करें, तो सबसे काटने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें अगर मैनुअल तरीके से देखें तो हमें उसकी काटने के लिए जो भी टूल्स होता है, दराती होती है, जब कुछ और भी अदर होते हैं जिसको बोलते हैं। बड़े स्तर पे देखें तो हमें कंबाइन मशीन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी फिजिकल क्या है, कैपिटल है। अब कह रहे कि इसके अंदर कौन कौन से फिजिकल कैपिटल के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है टूल्स है, मशीन है, बिल्डिंग्स है। ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, मान लो एक कपड़ा ही बना रहे हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर सकें, यानी बिल्डिंग चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए। भाई कपड़ा बनाने के लिए हमें मशीनों की ज़रूरत चाहिए, और फिर छोटे मोटे टूल्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती हैं।
Tools, machine and range from very simple tools such as farmer's plug to sophisticated machines such as generator, turbines, computer etc. करके जो टूल्स होते हैं वो उनकी जो रेंज होती है वो छोटे से लेके बड़े तक होती है। तो उसमें हमें किसान का प्लग होता है, जो हल होता है वो भी हमारा टूल्स में आता है। और उसके अलावा जो बड़े स्तर की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें हमारी हाँ जिसमें हमारा क्या हो गया, मशीन्स आ गई, बिल्डिंग्स आ गई, ठीक है, ये हमारे टर्बाइन्स हो गए, जनरेटर हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये हमारी क्या होगी, बड़ी स्तर की क्या होगी, मशीन होगी। ठीक है, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जिसको हमने एक बार ख़रीद लिया उसको लंबे स्तर तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो हमने एक ज़मीन खरीद ली तो उसके ऊपर हमने फैक्ट्री बना ली, या हमने उस लैंड हमने चाहे खेती बाड़ी करने के लिए जो लैंड ले ली, एक बार जो हमने खरीद ली तो उसको हम लंबे टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़मीन हो चुकी है। ठीक है, उसको हमने एक बार पेमेंट कर दिया और वो हमारी ज़मीन हो गई है। इसी तरह से जो मशीनें हैं, मशीन खरीदने के बाद उसको हम कुछ सालों तक आराम से उसका यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार मशीन खरीदी है तो अगले साल हमें नई मशीन खरीदनी, नहीं, अगर वो मशीन सही से काम कर रही है तो हम उसको अच्छे लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे टूल्स होते हैं, चाहे छोटे लगा लो चाहे बड़े लगा लो, एक बार हम उसको खरीदते हैं तो एक लंबे टाइम तक हम उनका यूज करते हैं जब तक वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अगला है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल होता है कच्चा सामान और मनी जो हमारे हाथ में पैसा है। ठीक है, प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर्स एंड क्ले यूज्ड बाय द पोटर्स। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो हमारे प्रोडक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूर है। मान लो एक कपड़ा बनाने वाला, जो कपड़ा बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए ना पहले, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, एक धागा होगा, धागा होगा तभी वो कपड़ा बनाएगा। इसी तरह से जो पोट्स बनाते हैं, मटके बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी हमारा क्या है, एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, ऑल्सो सम मनी इज टू मेक ए पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। इसके अलावा मनी है वो भी हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के दौरान। चाहे हम किसी लेबर की पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसको किस में करेंगे, पैसे में करेंगे। ठीक है, या हम कोई दूसरी चीज़ नेसेसरी बाय करना चाहते हैं, चाहे हम टूल्स बाय करना चाहते हैं, चाहे हम सीड्स बाय करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो जो रॉ मटेरियल है और मनी है ये हमेशा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग क्यों हो गया, क्योंकि जब तक है तब तक हम काम कर सकते हैं। हमारे पास पैसे हैं तो हम सामान खरीदेंगे, पैसे हैं तो हम सीड्स खरीदेंगे, और नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। ये तो है नहीं कि हमने एक बार सीड खरीद लिया और खेत में बो दिया और 4-5 साल तक लगातार उसी सीड से हमारी क्रॉप्स होती रहेगी। नहीं, एक बार हमने बो दिया, एक साल उसकी फसल होगी, अगले साल हमें दोबारा से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हमने मान लो लेबर को हमने हायर कर लिया, उसको पेमेंट कर दी, तो वो एक बार काम करेगा। ये नहीं है कि उसी एक बार हमने पेमेंट कर दी वो सारी उम्र हमारे साथ रहकर काम करेगा। तो ये वर्किंग क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ये उनकी तरह नहीं है जैसे मशीन है, बिल्डिंग्स है और अदर जो प्रोडक्शन में भी यूज होती हैं। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ पर एक चौथी भी रिक्वायरमेंट होती है। और यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। यहाँ पे एक चौथी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें सबसे ज़रूरी होती है हमारे प्रोडक्शन के लिए। वो क्या है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। नॉलेज यानी हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसके बारे में उसके नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, हमें उसके बारे में हम ज्ञान होना चाहिए। एंटरप्राइज यानी एक संस्था होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम क्या करें, हम सबको इकट्ठा कर सकें। हम अपने लैंड को भी, लैंड है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या करना चाहिए, हम इसमें अपने क्रॉप्स उगाएं, इंडस्ट्री लगाएं या कोई छोटा मोटा उद्योग करें। तो अगर हमें ये पता है कि इस लैंड में हमें इस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या है, हमारी नॉलेज है। मान लो गांव में 1 एकड़ ज़मीन है, क्या तुम वहाँ पर फैक्ट्री लगा दोगे? तो क्या वो सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री सक्सेस हो ही नहीं पाएगी।
लेकिन अगर आप शहर में आपकी 1 एकड़ ज़मीन है और आप उसमें आके अपनी खेती बाड़ी कर रहे हो, तो क्या ये सही है? क्यों? क्योंकि अगर शहर में अगर हम फैक्ट्री लगाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ना जितना ज़मीन में क्रॉप्स उगाने में जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा हमें किससे मिलेगा? इंडस्ट्री से मिलेगा या फैक्ट्री से मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर गांव में अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, मार्केट नहीं है, लेबर्स स्किल्ड लेबर्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमारी नॉलेज को डिपेंड करती हैं। हम देखते हैं कि जब हम पैसा लगा रहे हैं, जो लैंड लगा रहे हैं, जो लेबर लगा रहे हैं, वो हमें कौन से प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है और हमें कौन सी चीज़ें कौन से प्रोडक्शन में लगानी है, हमें अपना सामान कहाँ बेचना है, कितने दाम पे बेचना है, ठीक है। ये हमारे किस की वजह से पता चलता है, हमारी नॉलेज के पता। ये हर इंसान की नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारा सामान है वो हमें कहाँ बेचना है, कितने प्राइस पे बेचना है, और रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से ख़रीदना है और उसको कितने प्राइस पर ख़रीदना है। इसी तरह से दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, और इसी को आजकल हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अब जो पिक्चर हमें नीचे देख रहे हैं, इसको देखकर हमें बता सकते हैं कि जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था उन चीज़ों का यहाँ पे पूरी तरह से यूज हो रहा है। सबसे पहले लैंड से हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ भी फैक्ट्री लगी हुई है, एक ज़मीन पे लगी हुई है, एक प्लॉट पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पहले रिक्वायरमेंट होगी, लैंड हो गई। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या है, लेबर। तो यहाँ पे कितने सारे दिख रहे हैं कि हमें लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, लेबर फोर्स हो गया, श्रम हो गए, ठीक है। तीसरी जो हमारी थी फिजिकल कैपिटल, जिसमें हमारी मशीनें थी, बिल्डिंग्स थी, तो वो भी हमें दिख रही है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें भी दिख रही हैं, ठीक है। बिल्डिंग जो जिस बिल्डिंग में काम हो रहा है। चौथा जो था हमारा रॉ मटेरियल भी हमें दिख रहा है कि कौन सी चीज़ से क्या बना रहे हैं, ठीक है। पहले दूसरा सामान यूज़ कर रहे हैं, उसी से क्या बना रहे हैं, ये एक तरह से मतलब प्रॉपर सामान बना रहे हैं, ठीक है। अगला जो है कि हमें ये भी देख रहा है कि नॉलेज भी पता चल रही है, एक संगठन भी पता चल रही है कि लोगों को पता है कि हमें क्या बनाना है, ठीक है, और कैसे बनाना है ये भी पता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें दिख रही हैं। जो प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइज करके बनाया जाता है, कंबाइन करके, जिसमें लेबर भी होता है, लैंड भी होती है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब जो आगे है पालमपुर की जो स्टोरी है उसके बारे में हम 3 फैक्टर पढ़ेंगे, जिसमें फिजिकल फैक्टर एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम फिजिकल को हम कैपिटल फैक्टर के रूप में लेकर नीचे पढ़ेंगे। तो फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट है, वो है लैंड इज फिक्स्ड, यानी जो पालमपुर विलेज है उसमें लैंड फिक्स है। यानी एक गांव है तो 50 साल पहले भी उतनी ही दूरी में बसा हुआ था और आज भी उतनी दूरी में। ये तो है नहीं कि 50 साल पहले वो 20 एकड़ में बसा हुआ था, अब उसके 50 हो गई। लैंड कोई एक रबड़ तो है नहीं उसको खींच के बढ़ाया जा सके। कह रहे कि वो एक फिक्स है, पहले जितनी थी अब भी इतनी है। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है किसकी, पालमपुर गाँव की, ठीक है। वहाँ के लोगों का जो मेन व्यवसाय है, मेन जो काम करने का जो जरिया है वो क्या है, खेती बाड़ी है, फार्मिंग है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। उस गांव के 70% जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसके लिए, अपनी लाइवलीहुड के, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए 70% जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स। कह रहे कि वो फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं, यानी किसान भी हो सकते हैं और खेतों में काम करने वाले मजदूर भी हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। कह रहे कि वो जो लोग हैं वहाँ के, जो प्रोडक्शन में, जो खेत में जो काम करते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट,
ठीक है। यानी किसान है वो मज़दूरों से कनेक्ट है, मज़दूर है वो किसानों से कनेक्ट है, यानी वो एक दूसरे से रिलेट करके अपना काम चला रहे हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंसंट्रेट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लेकिन कह रहे हमें ये याद रखना चाहिए कि जो लैंड एरिया है वो क्या है, कल्टिवेटेड एरिया के तहत क्या है, फिक्स है, ठीक है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। कह रहे कि 1960 से लेकर अभी तक पालमपुर में जो कल्टीवेशन का जो एरिया था, कल्टीवेटेड जो एरिया था, उसमें कोई भी विस्तार नहीं हुआ, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टीवेबल लैंड। कह कि इसके अलावा थोड़ी सी जो ज़मीन थी, जो वेस्ट लैंड थी गांव की, उनको अब किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, कल्टीवेटेड लैंड में कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि गांव में कुछ ज़मीन ऐसी होती थी जो पशुओं को चराने के लिए छोड़ दी जाती थी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ज़मीन की ज़रूरत बढ़ी है, ज़मीन बढ़ नहीं रही है, तो गांव के लोगों ने क्या किया कि उस ज़मीन को किसके अंडर ले आए, कल्टीवेटेड एरिया के अंडर ले आए, यानी वहाँ पर भी खेती का बाड़ी करने लगे। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। कह रहे अब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि अब और उस ज़मीन को बढ़ाया जा सके, कल्टीवेटेड एरिया को बढ़ाया जा सके। अब जो लैंड है वो फिक्स हो गई कि भाई इतनी ही लैंड रहेगी, चाहे इस पे पहले 100 लोग थे, अब चाहे 200 लोग हो जाओ, ज़मीन उतनी ही रहेगी, ज़मीन नहीं बढ़ेगी। अब है ये बॉक्स दिया है, उसमें बताया है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। गांव में जो खेत होते हैं उनके मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, हेक्टेयर होती है। लेकिन इसके अलावा गांव में भी बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग तरीके के यूनिट के नाम जानते हो। जैसे आपने देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं तो वो घर पे बात करते होंगे मम्मी पापा या वैसे, तो उनके जो खेत हैं कोई कहीं पर उनको बीघा बोलते हैं, कहीं पे उसको एकड़ बोलते हैं, कहीं पर उसको गोंता बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं जो हर स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, एरिया वाइज भी हो सकते हैं, जिसको अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। तो जो 1 हेक्टेयर होता है वो 1 हेक्टेयर कितना होता है, 1 हेक्टेयर है कि मान लो एक प्लॉट है और उसकी एक साइड कितनी है, 100 मीटर्स, और वो स्क्वायर प्लॉट है, यानी 100 मीटर्स, उसकी चारों साइड कितने की होगी, 100 मीटर्स की होगी। और उस प्लॉट का अगर हम एरिया निकालते हैं तो किसके इक्वल आता है, 1 हेक्टेयर के इक्वल आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। क्यों? क्योंकि 100 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अगला पॉइंट है कि इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है कि उसी ज़मीन पर ज़्यादा उपज की जा सके, प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सके। मान लो आप एक किसान हो, गेहूँ उगा रहा है, अभी तक उसके 1 एकड़ में 40 से 8 क्विंटल लगा लो, 8 क्विंटल अनाज हो रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि क्या उसी पे वो 12 क्विंटल कर सकता है। कौन सा तरीका है जिसकी वजह से उसको अपने प्रोडक्शन को वो बढ़ा सके। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके अगर हम देखें कि जो क्रॉप्स उगाने के लिए जो फैसिलिटी हैं वो सारी हैं। पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालमपुर है वो उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पड़ता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर जो गांव है उसके सारे जो लैंड है वो कल्टिवेटेड है, यानी कि खेती के अंडर लाई जा चुकी है, यहाँ पे पूरे एरिया पे खेती बाड़ी होती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड खाली नहीं पड़ी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार बाजरा, कह रहे कि जो रेनी सीजन होता है उस दौरान वहाँ पर किसान ज्वार और बाजरा की फसल करते हैं, यानी उनको उगाते हैं। दीज प्लांट आर यूज टू कैटल फीड, और ये जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर अपने उनके पशुओं के चारे के रूप में काम आते हैं, ठीक है।
It is followed by cultivation of potato between October and दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वहाँ के लोग क्या उगा लेते हैं, पोटैटो भी उगा लेते हैं कुछ हिस्से पे। फील्ड्स आर सोन विद वीट, और उसके बाद वहाँ पर क्या बो दिया जाता है, गेहूँ बो दिया जाता है। फ्रॉम द व्हीट इन विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, करके जो विंटर सीजन जब आता है तो वहाँ पे रबी की जो फसल होती है व्हीट वो बो दी जाती है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप एनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। किसान है वो इतना अनाज उगा लेता है, गेहूँ उगा लेता है कि वो अपनी परिवार की ज़रूरत के हिसाब के रखने के बाद भी जो अनाज बच जाता है उसको रायगंज की जो मार्केट है उसमें ले जाकर बेच देता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, क्योंकि इस एरिया का थोड़ा सा एक पार्ट है या कुछ पार्ट है जो किसको समर्पित है, शुगर केन को। इसका मतलब है कि कुछ एरिया में किसकी खेती की जाती है, शुगर केन की, गन्ने की खेती की जाती है। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी डे, शुगर केन की जो खेती है वो साल में सिर्फ एक बार होती है। ठीक है। शुगर केन इन इट्स रो फॉर्म, शुगर केन है वो अपने रो फॉर्म में होता में भी उसकी बिक्री हो सकती है, और एज ए जगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। कर शुगर केन है वो रो मटेरियल के रूप में यानी गन्ने के रूप में भी, और जगरी यानी गुड़ के रूप में भी शाहपुर के ट्रेडर्स को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। करके इसका जो मेन रीज़न है, कौन सा मेन रीज़न है कि एक किसान एक ही साल में 3 क्रॉप्स उगा लेता है। कहाँ पर, पालमपुर में। तो इसका जो मेन जो रीज़न है वो किसकी वजह से, ड्यू टू वेल डेवलप्ड, क्योंकि वहाँ पे जो इरिगेशन का जो सिस्टम है वो क्या है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है। क्योंकि जो क्रॉप्स है उसका जो मेन जो बेसिक नीड्स है वो होती है इरिगेशन। जहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ पे क्रॉप्स अपने आप ही अच्छी होती है, और जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है, जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ रेन पे डिपेंड है, तो वहाँ पर क्या होती है, फसल अच्छी भी नहीं होती है और उसका प्रोडक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। कभी अब अच्छी बारिश हो गई तो फसल अच्छी हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती तो नहीं होती। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। कर इसका मेन जो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी थी, बिजली थी, वो पालमपुर में बहुत पहले से ही आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील्स वर टिल then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। करके इसका जो मेन प्रभाव पड़ा है वो इसकी वजह से पड़ा है कि पहले जो पर्शियन व्हील्स था जो यूज होता था, अब उसको क्या कर दिया, उसकी जगह पर छोटे छोटे क्या ट्यूबवेल्स बन गए हैं जो बिजली की सहायता से चलते हैं। जो पहले छोटे खेत को सिंचित करते थे, छोटे खेत में को इरिगेट करते थे, अब ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े खेतों को थोड़े से टाइम में क्या करते हैं, उनको इरिगेट कर देते हैं। जो फर्स्ट शुरू में जो कुछ ट्यूबवेल्स लगाए थे वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए, लेकिन धीरे धीरे किसान खुद अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने लगे, अपने खुद के पैसे से अपने पर्सनल ट्यूबवेल्स लगाने लगे। आपने देखा होगी अब जहाँ पर नहरें नहीं होती हैं तो वहाँ पर हर किसान के खेत में या 4-5 खेतों को मिलाकर किसानों के पास क्या होता है, एक ट्यूबवेल्स होता है, जिससे वो अपने फील्ड्स को क्या करते हैं, आसानी से इरिगेट कर सकते हैं, सिंचित कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि 1970 तक जो 200 हेक्टेयर का जो एरिया था वो सारा क्या हो गया, इरीगेटेड हो गया, यानी सब जगह पानी पहुंच गया। अब एक बॉक्स है कि नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अब जैसे हम बात कर रहे हैं पालमपुर में कि यहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, थोड़े टाइम में ही आसानी से बड़े एरिया को इरिगेट किया जा सकता है, तो कह रहे हैं कि ऐसी फैसिलिटी हर जगह नहीं है पूरे इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम द रिवाइन प्लेन्स कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड।
क्योंकि जो हमारे इंडिया का जो प्लेन एरिया है, कोस्टल रीजन है, वो ठीक है, बहुत अच्छी सी वहाँ पे सिंचाई होती है, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम इसके अलावा प्लेटू रीजन में जाते हैं, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पे क्या है कि इरिगेशन का जो लेवल है बहुत ही लो है, और उनका टोटल एरिया जो हमारा है कंट्री का, वो 40% से भी कम है इरिगेटेड में। देखें, यानी कि हमारे टोटल एरिया जो हमारा इंडिया का है, उसका 40% से भी कम क्या है, आज इरिगेटेड है, यानी जहाँ पर ट्यूबवेल्स का पानी या नहरों का पानी जहाँ तक पहुँचता है। जो रिमेनिंग जो एरिया बच गया है 40% के बाद, जो 60% जो एरिया है, वो आज भी किस पे डिपेंड है, रेन पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है। अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। ठीक है, तो अब आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही। कोई कन्फ्यूजन हो तो तुम मुझे अपने व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।